हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। मैं राजन आपके सामने करवा रहा हूं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में गाइस ये है मेरा लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का। श्योर गाइस, लेक्चर नंबर 3 तक हमने अपनी काफी बेसिक टर्म्स को क्लियर किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डेटर्स, क्रेडिटर्स, और साथ ही साथ हमने अपनी इनकम्स के पार्ट को क्लियर किया कि एक्रूड इनकम क्या होती है, अनएक्रूड इनकम क्या होती है, और प्रॉफिट और इनकम के बीच में डिफरेंस क्लियर किया था। सो गाइस, राइट नाउ अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में कैपिटल के बारे में डिस्कस। अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में कैपिटल के बारे में डिस्कस। कैपिटल क्या होती है, आज हम आपको करवाएंगे ऑल राउंडर कंप्लीट कॉन्सेप्ट कैपिटल का। जो जो बातें कैपिटल में इंक्लूड होती हैं, जो इसमें ऐड होती हैं या लेस होती हैं, उन सब टर्म्स के बारे में आज हम आपको क्लियर करवाएंगे। कैपिटल क्या होती है, वर्ड है कैपिटल। यहां पर कैपिटल का मीनिंग राजधानी मत समझना गाइस, कैपिटल का मीनिंग अकाउंट्स में अलग होता है। कैपिटल का मीनिंग होता है दैट अमाउंट, यहां लिख देता हूं, that amount which we invest in the business, for the, that amount which we invest in the business for the purpose of अर्निंग प्रॉफिट। ओह सर, ये वो तो बहुत बढ़िया बात कही कि दैट अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ये वो रकम है, ये वो पैसा है जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। ये वो पैसा है कैपिटल। ओके, सो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के टाइप्स करेंगे गाइस, श्योर, बिल्कुल करेंगे जी। टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं हम। दो तरह की कैपिटल होती है, अभी फिलहाल आप दो तरह की कैपिटल को ही पढ़ोगे। पहली कैपिटल होती है इक्विटी कैपिटल, और दूसरी कैपिटल होती है प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर कैपिटल। ओके सर, ये इक्विटी कैपिटल क्या होती है? इक्विटी कैपिटल होती है दैट अमाउंट विच इन्वेस्ट by the owner of the business। ओहो, बस ये होती है इक्विटी कैपिटल। हाँ जी, अभी फिलहाल यही याद रखनी है। दैट अमाउंट विच वी इन्वेस्ट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को कहा जाता है इक्विटी कैपिटल। ओके सर, फिर ये प्रेफरेंस कैपिटल कौन सी हुई? कहता है दैट अमाउंट which invest by the others member, other members of the business। ओहो सर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वो वाला पैसा है that amount which invest by the other member of the business। मतलब ये वो वाला पैसा है जो दूसरे मेंबर इन्वेस्ट करके चलते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे मेंबर्स होते हैं, जो मालिक नहीं होते, बस एक मेंबरशिप का काम करके चलते हैं, एक मेंबर का काम करके चलते हैं, बट बिजनेस के मालिक नहीं होते। श्योर, एक मेंबर का काम करके चलते हैं। जो वो लोग पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं प्रेफरेंस कैपिटल। ओके सर, अगर वो लोन के रूप में पैसा हमें देते हैं, हमें एज अ लोन देते हैं, तो वो बन जाते हैं डिबेंचर।
बैंक में डिवेंचर होता है, बैंक डिवेंचर नहीं होता। डिवेंचर्स की कैटेगरी अलग है जो लोन के रूप में पैसा देते हैं। ये आगे चलकर आप थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ड्राइंग का। ये भी कैपिटल का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ये कैपिटल के कॉन्सेप्ट में ही इंक्लूड होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ड्राइंग। ओके, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब आप ड्राइंग शीट मत समझना। अकाउंट्स में ऐसे से वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग्स अलग है। आपने वर्ड तो सुने होंगे, आपने पहले इनका मीनिंग अलग जाना होगा, लेकिन बेसिकली अकाउंट में इनकी मीनिंग अलग है। सो ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है? कहता है दैट अमाउंट विच वी विड्रॉ। सर ये मीनिंग क्या हुआ? विड्रॉ का मीनिंग क्या हुआ? विड्रॉ का मीनिंग का मतलब होता है निकालना। विच वी विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, फॉर द पर्सनल पर्पस। ओहो, ये बात है। हाँ जी, कहता है दैट अमाउंट विच वी विड्रॉ, यानी कि निकालना, फॉर द पर्पस ऑफ विच वी विड्रॉ। देखो, दैट अमाउंट विच वी विड्रॉ यानी कि निकालना, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल पर्पस। श्योर, मतलब ये वो वाली रकम है, ये वो वाला पैसा है जो हम बिजनेस से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए। जो हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। सर पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चा क्या होता है? हमें भी समझाइए जरा। पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चा क्या होता है जिसके लिए हम पैसा निकालते हैं और वो पैसा ड्राइंग कहलाता है? श्योर, जो पैसा हम अपने पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चों के लिए निकालते हैं, श्योर, और बिजनेस से निकालते हैं, वो पैसा कहलाता है ड्राइंग। श्योर गाइस, एग्जांपल देकर चले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट विड्रॉ की है, फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस for paying income tax, for paying the income tax। ओहो, जैसे कि बिजनेस के जो ओनर ने अमाउंट विड्रॉ की बिजनेस से अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। अब देखो, इनकम टैक्स पे करने के लिए पैसा निकालते हैं तो वो भी उसका पर्सनल खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी पर्सनल इनकम है भैया, आपका बिजनेस का प्रॉफिट अलग है, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा बचता है वो आपकी इनकम कहलाती है। अब उसका टैक्स भी बिजनेस से ले लोगे। श्योर, आपके बिजनेस का प्रॉफिट था इतना, उस प्रॉफिट में से भी कुछ खर्चों को और कुछ इनकम्स को आपने एडलेस किया, फिर लास्ट का जो हिस्सा बचा वो बनी आपकी पर्सनल इनकम, अब उसका इनकम टैक्स तो आप अपनी उस इनकम में से ही पे करोगे ना। बिजनेस के प्रॉफिट में से थोड़ी, बिजनेस के पैसे से थोड़ी उस इनकम टैक्स को पे कर दोगे। उस इनकम टैक्स का हिस्सा अपनी इनकम में से ही पे करोगे, बिजनेस के पैसों में से थोड़ी पे कर दोगे। श्योर, हाँ जी। सो अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पेइंग द इनकम टैक्स, अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए जो पैसा निकाला जाता है वो ड्रॉइंग कहलाता है। ओके जी। अमाउंट विड्रॉ दूसरा है, अमाउंट विड्रॉ from the business for the amount withdraw from the business for the meeting of household expenses। ओके, फॉर द मीटिंग ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। कहता है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर द मीटिंग ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, मतलब बिजनेस से पैसा निकालना अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए। अरे बिजनेस का पैसा तो बिजनेस का ही होगा ना, आपके घर के खर्चे थोड़ी पूरे करने के लिए हम पैसा निकालेंगे।
अगर घर के खर्चे पूरे करने के लिए बिजनेस से पैसा निकालने लगे तो बिजनेस तो कहां से चलाएंगे हम? श्योर. सो अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर द मीटिंग ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है वो पर्सनल यूज होता है, वो ड्रॉइंग कहलाता है. जल्दी से नोट डाउन कीजिए. सो अब हम आपको एसेट का मीनिंग क्लियर करेंगे. एसेट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कई बार बता रखा है मैंने एसेट का मीनिंग. एसेट का मीनिंग मैंने बताया था, यहां पर मैं लिख देता हूं. एसेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था द थिंग, दैट थिंग which we purchase for the purpose of business use. मतलब वो सामान जो हम परचेज करते हैं बिजनेस के यूज के लिए वो हमारी एसेट होती है. दैट थिंग विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, मतलब वो सामान जो हम परचेज करते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए वो हमारी एसेट होती है. बट एसेट का एक और मीनिंग होता है. ये तो मैंने एक वस्तु के तौर पर देखा, ये तो मैंने एसेट का मीनिंग एनालाइज किया एक वस्तु के तौर पर, एक सामान के तौर पर. अगर मैं इसे एक अमाउंट के, पैसे के तौर पर अगर मैं इसे एनालाइज करूं तो मेरा मीनिंग क्या बनेगा? एसेट का मीनिंग बनेगा दैट अमाउंट on which we have full right, on which we have full business right. ओके सर, ये क्या बात कह दी आपने? देखो, दैट अमाउंट ऑन विच वी हैव फुल बिजनेस राइट. श्योर, ऑन विच वी हैव फुल बिजनेस राइट, वो होती है हमारी एसेट. मतलब दैट थिंग विच वी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, मतलब वो सामान जो हम खरीदते हैं बिजनेस के यूज के लिए वो हमारी हो गई एसेट. ओके जी, वो सामान जो हम खरीदते हैं बिजनेस के यूज के लिए वो हमारी हो गई एसेट. ओके सर. एट दैट अमाउंट ऑन विच वी हैव अ फुल बिजनेस राइट, और वो रकम, वो पैसा जिस पर हमारा बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार है, जिस पर हमारे बिजनेस का पूरा अधिकार है, वो हमारी होती है एसेट. श्योर, वो हमारी होती है एसेट. अगर कोई ऐसा पैसा है जिस पर हमारे बिजनेस का पूरा अधिकार है वो हमारी होती है एसेट. सर इसका एग्जांपल दोगे? अभी देते हैं, देखो एग्जांपल आपको. कौन सा सामान बिजनेस के यूज के लिए खरीदा जाता है? कार. कार बिजनेस यूज के लिए खरीद सकते हैं? हाँ जी, खरीद सकते हैं. स्कूटर, स्कूटर को बिजनेस यूज के लिए खरीद सकते हैं? हाँ जी, खरीद सकते हैं. कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी बिजनेस यूज के लिए खरीद सकते हैं. ओके जी, श्योर. उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हम अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद सकते हैं, बिजनेस यूज के लिए. बिल्कुल जी. फिक्सचर्स, फिक्सचर्स का मतलब होता है जो भी फर्नीचर से जुड़ी हुई आइटम्स, वो फिक्सचर्स होती है. श्योर. उसके बाद हमारी बिल्डिंग, जिस पर हम अपनी ऑफिस, वो वाली बिल्डिंग जहां हम अपनी ऑफिस खोल के बैठे हैं, वो भी तो हमारी एसेट होगी ना. हमारी लैंड, उस बिल्डिंग की जो जमीन है वो भी हमारी एसेट होगी. देखो, जमीन भी एसेट, उस जमीन पर बनी हुई बिल्डिंग भी एसेट, और उस बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ सामान भी एसेट. ध्यान से सुनिएगा. जमीन भी एसेट, उस जमीन पर बनी हुई बिल्डिंग भी एसेट, और उस बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ सामान भी एसेट. सब कुछ एसेट ही एसेट है. ओके जी. इन सारी चीजों को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो ये हमारी बनेगी, सर ये हमारी कौन सी एसेट बनेगी? ये हमारी बनेगी टेंजिबल एसेट. ये हमारी बनेगी टेंजिबल एसेट. इनको देख सकते हैं और छू भी सकते हैं ना. हाँ जी, श्योर. आगे चलकर हम आपको इसके बारे में समझाएंगे कि टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल, ये आगे चलकर आपको समझाएंगे. अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना चाहते. अभी फिलहाल उतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो. स्टेप वाइज हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे.
कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप इन चीजों को अभी अभी आप करने लगे हो, अभी आप समझने लगे हो इन चीजों को। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करेंगे। सो ये होती है हमारी एसेट्स। श्योर? ओके जी सर। नेक्स्ट, कौन सा पैसा हमारी एसेट होती है जिस पर हमारे बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार होता है? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, बिजनेस का कैश। ओहो सर, बिजनेस का जो कैश होता है उस पर तो बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार होता है ना, जो कैशियर के पास पड़ा होता है कैश, उस पर तो बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार होता है। हाँ जी। बिजनेस ने अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है या किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि इन्वेस्टिंग अमाउंट इन अदर एरियाज। अगर किसी दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। इन्वेस्टिंग अमाउंट इन अदर एरियाज, अगर किसी दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओह सर, ये तो आपने अलग ही वर्ड लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो, आपने कोई ऐसा खर्चा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया। मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बताए थे? वो खर्चे जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, जिनका अभी तक हमने फायदा नहीं उठाया, जिनका अभी तक हमने यूज नहीं उठाया, बट उन खर्चों को हमने एडवांस में पे कर दिया, वो हो गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट आप एक चीज को कंसीडर करो कि वो पैसा जो हमने एडवांस में पे किया है, क्या उस पर हमारा हक नहीं होगा? क्या उस पर हमारे बिजनेस का हक अभी तक है? हाँ जी। अगर सपोज करो अगर मैंने कोई खर्चा किया है, जैसे मैंने अपनी क्लास में बोर्ड लगवाने हैं चारों तरफ। श्योर? मैंने अपनी क्लास में बोर्ड लगवाने हैं और मैंने उन बोर्ड को लगवाने के लिए मैंने शॉपकीपर को एडवांस में पैसा पे कर दिया। उन बोर्ड के लिए मैंने शॉपकीपर को एडवांस में पैसा पे कर दिया। श्योर? अब वो एडवांस में पैसा जो मैंने पे किया है उन बोर्ड के लिए शॉपकीपर को, वो मेरा क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो, बोर्ड लगवाना मेरा एक खर्चा है, लेकिन उस खर्चे के लिए मैंने उस शॉपकीपर को एडवांस में पैसा पे कर दिया, तो वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। सर, हो गया। नेक्स्ट, अगर शॉपकीपर मुकर जाए कि मैं नहीं बोर्ड लगाता, तो उस पैसे पर मेरा पूरा पूरा हक है कि नहीं है? अगर शॉपकीपर मुकर जाए, अगर वो शॉपकीपर अपनी बात से मुकर जाए या वो पीछे हट जाए, वो या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से वो मेरी क्लास में बोर्ड लगाने ना आए, तो क्या मैं उस पैसे को वापस ले सकता हूं? सर, हर कीमत पर आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। श्योर? सो इस वजह से बिजनेस का उस पैसे पर पूरा पूरा अधिकार होता है। श्योर? सो इस वजह से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उन पर बिजनेस का पूरा पूरा राइट होता है, अधिकार होता है, जिसकी वजह से वो बिजनेस के एसेट बन जाते हैं। ओके सर, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। सो इसका मीनिंग जरा नोट डाउन कीजिएगा। सो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन। सर, डेप्रिसिएशन का भी मीनिंग बताओगे? बिल्कुल बताएंगे जी आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग। पहले तो इसका हिंदी में मीनिंग बताते हैं। हिंदी में मीनिंग कहते हैं इसे घिसावट। श्योर? इसे कहते हैं घिसावट। और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? मीनिंग होता है एसेट की घिसावट। इसका मीनिंग होता है एसेट की घिसावट। एसेट की घिसावट। ओके, ठीक है सर, इसका मीनिंग ये होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट करें। कहता है दैट अमाउंट which reduce the value of asset continuously।
श्योर। सो कहता है ये वो वाली अमाउंट होती है, दैट अमाउंट विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट कॉन्टिन्यूसली। अभी फिलहाल आपको मैं बेसिकली मीनिंग करा रहा हूं इस डेप्रिसिएशन का, अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल मीनिंग करवा रहा हूं। जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है उसका मीनिंग अलग है। अभी फिलहाल आप इसे समझने के लिए इस मीनिंग को नोट कीजिए। कहता है दैट अमाउंट विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये वो वाली अमाउंट होती है जो हमारी एसेट की वैल्यू को कम करके चलती है लगातार हर साल, जब तक एसेट की वैल्यू जीरो ना हो जाए। श्योर। जैसे कि मेरी एसेट थी ईयर 2010 में, मेरी एसेट थी 5 लाख रुपए की, मैंने खरीदी। हर साल 50,000 रुपए माइनस होंगे, हर साल 50,000 रुपए रिड्यूस होंगे, तो ईयर 2011 में वो कितनी रह जाएगी, 4,50,000 की रह जाएगी। ईयर 2012 में 50,000 और कम हो जाएंगे। देखो मैंने ईयर 2010 में 5 लाख की खरीदी, श्योर, हर साल 50,000 रुपए कम होंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। ओके जी। सो 2010 में 5 लाख, 2011 में 50,000 कम हुए, 450 की रही। 2012 में 50,000 और कम हुए, 4 लाख की रही। 2013 में 50,000 और कम हुए, 350 की रही। 2014 में 50,000 और कम हुए, 3 लाख की रही। इस तरह से करते करते चलती रही, इस तरह से करते करते चलती रही। इसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। ओके, आगे चलकर तो आप इसे डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सो राइट नाउ दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच यू स्टडीड, एंड अब आप इन नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा, इन्हें डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। जब तक आपको इन बातों के मीनिंग नहीं क्लियर होंगे तब तक आप रूल्स को क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। सो जब आप गोल्डन रूल्स को करोगे तो आप इन बातों को अच्छे से याद कर लेना, इन बातों को रिवाइज कर लेना तब तक। श्योर गाइस। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट अवर लेक्चर नंबर 4, एंड होप सो आपको हमारा लेक्चर नंबर 4 अच्छा लगा होगा। सो गाइस हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।